गुप्ता परिवार में शादी करके पूजा बहू बनकर आई। सभी परिवार वाले पूजा को बहुत मानते थे। अरे बहू, कहाँ हो मक्खन मार के? पिताजी, मैं किचन में हूँ, नाश्ता बना रही हूँ। अरे वाह बहू, इतनी सुबह तो सूर्य भगवान भी नहीं उठे और तुमने खाना भी बना लिया। बहू हो तो ऐसी। एक मेरी नालायक औलाद सोनिया जो अभी तक सो रही है, ये नहीं कि उठकर भाभी की कोई हेल्प करा दूं। नहीं पिताजी, इतना कोई काम नहीं था जो सोनिया को जागने की जरूरत पड़े। वैसे भी कल देर रात तक वो पढ़ाई कर रही थी। ससुराल में ये पढ़ाई काम नहीं आएगी, अभी से काम सीख लेगी तो उसके लिए अच्छा है। ये सब सोनिया भी अपने कमरे में लेटे लेटे सुन लेती है। ये लो, हो गया इसका ड्रामा चालू। जानबूझ के ऐसे काम करती है ताकि बाकी सभी मुझे डांट लगाए, क्योंकि सारा काम तो ये महारानी करती है। और देखो तो कैसी भोली बन रही है ऊपर से। सोनिया को पूजा से चिढ़ होने लगी थी। सभी लोग खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। अरे वाह, आज खाना बहुत स्वाद बना है। बहू किसकी है? वो तो है माँ, लेकिन माँ इस सोनिया को समझाओ ना कि सिर्फ ये किताबें काम नहीं आने वाली शादी के बाद। पढ़ाई के साथ साथ अपनी भाभी की तरह घर और बाहर दोनों का काम संभालना आना चाहिए। मेरी चिंता मत करो, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। ये लो, इसको कुछ भी इसके भले के लिए बोल दो तो भड़क ही जाती है। वहाँ पे जो गई है मक्खन मार के। क्या बोले? मैं बिना बात के भड़क जाती हूँ? अरे नहीं भाग्यवान, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, आप भी। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, कुछ तो शर्म किया करो। सूरज और नमित अपने काम पे चले जाते हैं और पूजा भी पास के ही स्कूल में पढ़ाया करती थी, तो वो भी चली जाती है। इस भाभी का कुछ करना ही पड़ेगा। ये पूरे परिवार के सामने कोई मौका नहीं छोड़ती मेरी बेइज्जती करने का। और भाई और पापा तो कुछ ज्यादा ही उनकी बढ़ाई करते रहते हैं। शाम का वक्त हो जाता है। पूजा चाय बनाकर सोनिया के कमरे में लेकर जाती है, जहाँ सोनिया लेटी हुई थी। ये लो सोनिया, थक गई होगी ना पढ़ाई करके, लो चाय पी लो। अरे नहीं भाभी, थकान ऐसी थोड़ी ना होती है। थकान तो आपके जैसा घर का काम करने में हो जाती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अपना काम करने में कैसी थकान। हाँ ठीक है, मुझे ज्ञान मत दो आप। और हाँ, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे जगाना मत। ये कहकर सोनिया सो जाती है और पूजा उसके कमरे से बाहर आ जाती है। कुछ ही देर में बाकी सभी भी घर आ जाते हैं। अरे पूजा, चाय तो ले आओ। हाँ बस लाई अभी। ये लीजिए चाय। बहू, आज तुम्हें चाय बनाने में देर कैसे हो गई? माँ जी, मैंने सोचा चाय के साथ सभी के लिए पकौड़े भी बना लूं। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अरे बहू, बता तो दिया करो, मैं तुम्हारी मदद कर देती। अकेले कितना काम करोगी? क्यों माँ, अब क्यों काम करोगी? सोनिया कहाँ है? वैसे भी पूरा दिन अपने कमरे में रहती है, उसको बोलो ना कि कुछ काम भी करे। अरे इतना भी काम नहीं है कि सोनिया को परेशान करना पड़े। वैसे भी वो पढ़ाई करती है, अभी उसको वही करने दो जिसमें उसका मन लगे। बहुत कर ली पढ़ाई लिखाई। मैंने उसके लिए एक लड़का देखा है, अच्छे खानदान का है। सोनिया वहाँ खुश रहेगी। चलो, कोई काम तो आपने अच्छा किया। हाँ ये तो है। क्या मतलब मक्खन मार के? अजय कुछ नहीं, आप बस मक्खन मार के लड़के वालों को घर बुलवा लो और शादी की बात कर लो। बहू, जाकर सोनिया को बुला लो, लड़के की फोटो देख ले। पिताजी, सोनिया अभी पढ़ाई करके सोई है, तो फोटो बाद में दिखा देंगे। अरे ये कोई टाइम है सोने का? जाओ, उसको बोलो उठ जाए और यहाँ आ जाए फौरन। पूजा जाकर सोनिया को उठाती है। सोनिया उठो ना, बाहर सब तुम्हें बुला रहे हैं। पर सोनिया नहीं उठती। तब पूजा दोबारा कहती है, सोनिया बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आ जाओ ना। क्या है, 2 मिनट के लिए मैं लेट क्या गई? आपको हजम नहीं हो रहा है क्या जो मुझे उठाने चली आई? जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं आ रही हूँ। सोनिया की कड़वी बातें सुनकर पूजा वहाँ से चली जाती है और जैसे ही कमरे के बाहर आती है, वहाँ खड़े खड़े नमित सब सुन रहा था। नमित कहता है, क्या हुआ पूजा, सोनिया उठी नहीं क्या? नहीं, वो उठ रही थी लेकिन मैंने ही मना कर दिया। अरे काफी थक गई है, थोड़ी देर सोने देते हैं ना। नमित जाता है और बाल्टी में पानी लेकर सोनिया के ऊपर डाल देता है, जिससे सोनिया गुस्से में कहती है, पागल हो गया क्या भाई, पानी क्यों डाला? अपनी हरकतें सुधार ले, आखिर जाना तो तुझे भी ससुराल ही है और वहाँ जाकर भी तू ऐसी बातें करेगी क्या अपने बड़ों से? अच्छा, तो भाभी ने तेरे कान भरे? अरे ये सब क्या हो रहा है? और सोनिया, तुम थोड़ा अब घर के कामों में भी अपना मन लगाओ, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं करनी अभी शादी, मुझे पढ़ाई करके डेंटिस्ट बनना है। बहुत हो गई तुम्हारी पढ़ाई, कुछ सीखो अपनी भाभी से। पढ़ी लिखी है और संस्कार भी है, अपने बड़ों से कैसे बात करनी है सब आता है उसे। और एक तुम हो, पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं आता। इसलिए अब से तुम्हारी पढ़ाई बंद और शादी की तैयारी शुरू। अगले दिन लड़के वाले सूरज के घर आते हैं और सभी बात कर रहे होते हैं। तभी लड़की का पिता कहता है, भाई साहब, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है, जल्दी से दोनों की शादी की तैयारी कर लो आप। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस लेन देन शादी से पहले कर लेना, ताकि हम भी आपकी बेटी के हिसाब से सब मैनेज कर पाए। उसकी पसंद का कलर, लहंगा, कार ये सब भी तो करना है। जी बिल्कुल, आप उसकी चिंता न करें। अगले महीने ही शादी कर लेते हैं और शादी में कोई कमी नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी। वाह बेटे, चलो जी हम चलते हैं। लड़के वाले चले जाते हैं। देखो तो लड़का कितना अच्छा है, बाहर देश में नौकरी करता है। शादी के बाद सोनिया भी बाहर देश चली जाएगी।
पापा वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने लड़के के परिवार के बारे में देखा कुछ? और वैसे भी इतनी जल्दी क्यों है शादी की? मेरे एग्जाम है अगले महीने, मुझे फीस भी भरनी है। अगर मैंने एग्जाम नहीं दिए तो मैं डेंटिस्ट नहीं बन पाऊंगी। आप मुझे पैसे दे दो ताकि मैं फीस भर दूं। अरे तुम जाकर ना अब किचन में काम करो, यहाँ तुम्हारे बड़े हैं ना ये सब देखने के लिए, और कोई एग्जाम नहीं दे रही हो तुम। पूजा भी ये सब सुन रही थी। पूजा सोनिया की कॉलेज फीस भरने के लिए अपनी एक दोस्त को फोन करती है। हेलो नेहा। हाँ पूजा, क्या हुआ? अच्छा तुम सोनिया के कॉलेज में ही हो ना? हाँ हाँ बताओ ना। देखो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम बिना किसी को बोले सोनिया की एग्जाम फीस भर देना। अरे पर हुआ क्या? ऐसे छुपा के क्यों दे रही हो? सोनिया की शादी की बात चल रही है, लेकिन सोनिया को एग्जाम देना है और घर वाले किसी की भी बात नहीं सुन रहे, तो मैंने सोचा फीस भर देते हैं, क्या पता एग्जाम के बाद में मान जाए। अच्छा ठीक है, तुम मुझे तो लड़के की फोटो दिखाओ। पूजा नेहा को फोटो भेज देती है और लड़के के बारे में सारी बात बता देती है। कुछ दिन बाद, पापा पैसे हो गए, सोम अंकल को देना है ना, आप बात कर लो कब देना है, मैं जाकर दे आऊंगा। किचन में खड़ी पूजा काम कर रही होती है कि तभी नेहा का फोन आता है। हेलो पूजा, तू मेरी बात ध्यान से सुन और मैं तुझे कुछ डिटेल्स दे रही हूँ, वो देख। अरे क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बोल रही है? नेहा फोन पे पूजा को कुछ बताती है, जो सुनकर पूजा तुरंत ही डिटेल्स देखती है और जल्दी से जाकर सभी से कहती है, सुनिए जी, आपने वो पैसे अभी तक उन लोगों को दिए तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन क्या हुआ? ये देखिए, मेरी दोस्त नेहा ने भेजा है। ये लोग लड़कियों को धोखा देकर शादी करते हैं और पुलिस काफी वक्त से इन लोगों के पीछे पड़ी हुई है। ये लोग शादी से पहले दहेज के नाम पे मोटा पैसा लेकर गायब हो जाया करते थे। अच्छा हुआ हमें ये सब पहले ही मालूम हो गया। तभी वहाँ सोनिया भी आ जाती है। बेटा अब तुम्हारी शादी नहीं हो रही। अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ। वैसे भाभी आपको तो बुरा लग रहा होगा ना कि अब मैं कुछ और वक्त इस घर में से नहीं जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूँ, देख रही हूँ मैं कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। भैया के कान भरती है तो कभी आप लोगों के, लेकिन मैं इसकी चाल में नहीं आने वाली। सोनिया, लड़के वाले ठग थे, ये बात तेरी भाभी ने ही हम सबको बताई, वरना हम तो सारा पैसा देने ही जाने वाले थे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और सोनिया जाकर एक लिफाफा लेकर आती है और खोल कर देखती है। क्या है इसमें? इसमें तो मेरा एग्जाम कार्ड है, लेकिन मैंने तो फीस भी नहीं भरी, तो ये कार्ड कैसे आया? मैंने अपनी दोस्त को कहकर तुम्हारी फीस भरवा दी थी। ये सुनकर सोनिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जाकर अपनी भाभी से माफी मांगती है। भाभी मुझे माफ कर दो, मैं आपको कितना गलत समझती थी, लेकिन आपने मेरे भले के लिए कितना कुछ किया। और कुछ वक्त बाद सोनिया डेंटिस्ट बन जाती है। सुमित के माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसने ही अपनी बहन अंजलि को पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे बहुत प्यार के साथ रखा था। सुमित की शादी जब नैना के साथ हुई तो कुछ ही टाइम में वो भी समझ गई कि सुमित इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करता था तो वो सिर्फ अंजलि है। उसे दोनों भाई बहन के प्यार से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। वो सुमित और अंजलि का प्यार देखकर हमेशा खुश हुआ करती थी। एक दिन जब अंजलि अपने कॉलेज से लौट कर आई तो सीधा सुमित के कमरे में पहुंची। भैया, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है ना, मुझे लैपटॉप की बहुत ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे एक लैपटॉप दिलवा दो। ठीक है अंजलि, मैं संडे को जाकर तुम्हारे लिए लैपटॉप खरीद कर लाता हूँ। देखो बहन, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी जॉब करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। थैंक यू भैया, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं ना। आपके जैसा भाई पाकर तो मेरी लाइफ वैसे ही बहुत अच्छी है। कुछ देर के बाद नैना बाजार से लौट कर आती है। अरे सुमित, मुझे ना आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। क्या बात है नैना, तुम्हारा चेहरा देखकर तो लग रहा है कि वाकई में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाने वाली हो। सुमित, मेरी चाचा जी का बेटा है ना, उसके बेटे की पहली बर्थडे है। बहुत बड़ी पार्टी रखी है उन लोगों ने। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी कितने दिनों से किसी पार्टी में गए नहीं, बोर हो रहे थे। चलो अच्छा है, इसी बहाने आउटिंग हो जाएगी। सुमित, तुम तो जानती हो ना, मेरे चाचा जी बहुत पैसे वाले हैं। उनके यहाँ पर पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। हाँ नैना, जानता हूँ, लेकिन इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अच्छा है ना, पैसे वाले लोग हैं, पार्टी भी अच्छी होगी। सुमित, मैं ये कह रही थी कि मुझे एक छोटा सा नेकलेस दिलवा दो ना। देखो मेरे पास ना डायमंड की कोई ज्वेलरी नहीं है, और जो साड़ी मैं पहनने का प्लान बना रही हूँ उस पर तो सिर्फ डायमंड की ज्वेलरी ही अच्छी लगेगी। नैना, बात तुम्हारी सही है, लेकिन वो क्या है ना यार, इस महीने का थोड़ा बजट का प्रॉब्लम है। अच्छा जी, क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको भी अपने लिए कुछ खरीदना है? अगर ऐसी बात है तो ठीक है। नहीं नैना, बात ये नहीं है। वो क्या है ना, अंजलि को एक लैपटॉप चाहिए था। अगर मैं उसके लिए लैपटॉप खरीदूंगा तो फिर तुम्हारे लिए ज्वेलरी खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना।
देखिए, अगर अंजलि का लैपटॉप अर्जेंट नहीं है तो आप प्लीज़ मुझे ज्वेलरी दिलवा दो ना। अगले महीने आप उसके लिए लैपटॉप खरीद लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नैना, लैपटॉप उसके लिए अर्जेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि अगर मैंने उसे अभी नहीं दिलवाया तो वो उदास हो जाएगी, और मैं अपनी बहन को उदास नहीं देख सकता। ठीक है, आप अंजलि को लैपटॉप दिलवा दीजिए। वैसे भी उसकी पढ़ाई लिखाई की चीज़ है, इसमें हमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद अंजलि के कॉलेज में एक पार्टी थी। अंजलि उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसी वक्त नैना को भी अपनी सहेलियों के साथ किसी पार्टी में जाना था। अंजलि और नैना दोनों अपने अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आई। अंजलि ने बहुत शॉर्ट सा ड्रेस पहना हुआ था और नैना ने सिंपल सा जीन्स टॉप। लेकिन अंजलि को छोटे कपड़ों में देखकर नैना को कुछ सही नहीं लगा। अंजलि, ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं? ये ड्रेस तो बहुत शॉर्ट है। रात के वक्त ऐसे कपड़े पहनकर पार्टी में जाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। भाभी, आपने भी तो शादीशुदा होते हुए जीन्स टॉप पहने हुए हैं। जब आप शादी के बाद भी जीन्स पहन सकती है तो मैं तो अभी कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था अंजलि, मैं बस तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि तुम थोड़ा ठीक ठाक सा ड्रेस पहन सकती हो ना। नैना, अंजलि ठीक ही तो कह रही है। वो एक कॉलेज में पढ़ती है, उसके साथ पढ़ने वाली सारी लड़कियां इसी तरह के कपड़े पहनती होंगी। अरे तुम अपने आप को देखो ना, तुमने भी तो जींस टॉप पहना है। सुमित, यहाँ पर बात कंपैरिजन की नहीं है। मैं अपनी सहेलियों के साथ घर पर पार्टी करने जा रही हूँ। मैंने पूरे कपड़े पहने हैं, मेरी शादी हो चुकी है और अंजलि अकेले घर से बाहर जा रही है। मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने बस टोक दिया। तुम जाओ अपनी पार्टी करो, मेरी बहन का जो मन होगा वो करेगी। पता नहीं शादी के बाद कैसा घर मिले, अभी मैं उस पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाना चाहता। और इस तरह से सुमित अंजलि को समझाने के बजाय हर बार नैना को किसी न किसी बात पर टोक दिया करता, पर नैना को इन बातों का कभी बुरा नहीं लगा। एक दिन ऑफिस से आने के बाद सुमित ने एक बड़ा सा मिठाई का डिब्बा नैना को देते हुए कहा, नैना, वो दिल्ली वाले मामा जी हैं ना, वो हमारे घर आने वाले हैं, इसलिए मिठाई ले आया हूँ। मामा जी सुबह ही आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है सुमित। अच्छा ये बताइए, उन्हें खाने में क्या पसंद है? सुबह का खाना मैं उनकी पसंद के हिसाब से ही बना दूंगी। देखो नैना, खाने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अंजलि से बहुत प्यार करते हैं मामा जी, इसलिए जो भी बनाओ अंजलि की पसंद का भी होना चाहिए। अंजलि की पसंद का खाना तो मैं रोज़ बनाती हूँ सुमित, लेकिन आज मामा जी के लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ ना। अरे मामा जी इस उम्र में कौन सा बहुत खाने वाले हैं। अगर मेरी अंजलि खुश तो दुनिया खुश। ठीक है सुमित, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूँगी मैं। अगले दिन सुबह के वक्त, अरे बेटा सुमित, नैना बहू, कैसे हो तुम लोग? अंजलि कहीं नजर नहीं आ रही बेटा। नमस्ते मामा जी। वो कहना अंजलि कॉलेज गई है, लेकिन दोपहर तक वापस आ जाएगी। आपके आने की खबर सुनकर बहुत खुश थी। हाँ मामा जी, आप तो जानती हैं कि वो कितना क्लोज है आपसे। मुझे भी मेरी अंजलि बिटिया बहुत प्यारी है। जब से मेरी बहन इस दुनिया को छोड़ कर गई, तब से अंजलि के अंदर ही मुझे अपनी बहन नज़र आती है। मेरी तो आंखें तरस रही है अपनी बेटी से मिलने के लिए। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको, खाने के वक्त से पहले आ ही जाएगी आपकी प्यारी बेटी। दोपहर के वक्त तक अंजलि कॉलेज से लौटकर आ जाती है। मामा जी कैसे हैं आप? देखिए, आपके लिए मैं कॉलेज अधूरा छोड़कर भाग कर आ गई। आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी मैं। मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई हो और कितनी सुंदर भी। और ये कपड़े तो तुम पर बहुत जचते हैं। रानी बिटिया, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। ये बताओ, कोई परेशानी तो नहीं है ना? परेशानी क्यों होगी? सुमित भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। और नैना बहू, मेरा मतलब तुम्हारी भाभी, वो तुम्हारा ख्याल रखती है या नहीं? अब क्या बताऊँ आपको, मम्मी पापा होते तो बात ही कुछ और थी। वो भाभी है मेरी, लेकिन ठीक ही है, अब क्या कह सकती हूँ उसके बारे में। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हुए तो क्या हुआ, तुम हमारे लिए हमारी सगी बेटी हो। बताओ क्या किया नैना बहू ने? ऐसा तो कुछ किया नहीं है मामा जी, लेकिन हर बात पर मुझे टोकती रहती है। मेरे कपड़ों पर, खाने पीने की चीज़ों पर, यहाँ तक कि भैया अगर मेरे लिए कुछ खरीद कर लाना चाहते हैं तो उस पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। नैना को देखकर ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं उसे समझाऊंगा।
नैना उस वक्त वहाँ पर नहीं थी। कुछ देर के बाद जब वो मामा जी सुमित और अंजलि के लिए खाना लगा देती है और सब लोग खाना खाने लगते हैं। अरे क्या बात है बहू, तुमने तो पालक पनीर भी बनाया है। हमारी पसंद का बहुत ख्याल रखा है। घर के बाकी लोगों का भी ख्याल रखा करो बेटा। जी बिल्कुल मामा जी, पर मैं आपकी बात समझी नहीं। घर में तो सिर्फ सुमित और अंजलि है और मैं उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखती हूँ। अब बहू कहने से क्या होता है, हम अच्छी तरह से देख सकते हैं ना। क्या भाभी, आपने मेरी चॉइस की कोई चीज़ नहीं बनाई। सुबह भैया ने आपसे क्या कहा था? अंजलि तुम्हें पालक पनीर बहुत पसंद है और ये सेवइयाँ वाली खीर, ये दोनों ही स्पेशल तुम्हारे लिए ही तो बनाई है मैंने। लेकिन भाभी आप जानती हैं ना, आजकल मैं मीठा अवॉइड करती हूँ और पालक पनीर तो मैंने कब से खाना छोड़ दिया है। मुझे माफ़ कर दो अंजलि, मुझे लगा ये सब तुम्हें पसंद है इसलिए। देखो बहू, तुम्हारे सास ससुर नहीं है और अंजलि तुम्हारी ननद है। तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे और सुमित के अलावा उसका इस दुनिया में है ही कौन। मामा जी ऐसी बात नहीं है, नैना बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखती है। अभी आप खाना खाइए, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। सुमित मामा जी की और अंजलि की बातें सुनकर हैरान था। क्या वो अपनी बहन का साथ देगा या फिर उसे समझाएगा? जानने के लिए देखिएगा इस कहानी का अगला भाग। परिवार के सारे लोग आरती कर रहे हैं। साथ में आरती खत्म होते ही यशोदा सबको प्रसाद देती है। तब अनुज और पिंकी साथ में बोल पड़ते हैं। हाँ हाँ, पहले तो आकाश भैया को ही मिलेगा लड्डू, क्यों है ना मम्मी? हाँ हाँ, पहले तो आकाश भैया को ही मिलेगा लड्डू, क्यों है ना मम्मी? क्या नहीं, मेरा बड़ा बेटा है और सबसे समझदार भी, तो इसे ही मिलेगा। देखिए ना पापा, मम्मी बड़े भैया को सबसे ज्यादा प्यार करती है, हमें नहीं। अरे करे भी क्यों नहीं, आकाश है ही ऐसा, इतना सुलझा हुआ, इतना समझदार। और नहीं तो क्या, तुम दोनों तो खामखा मेरे बेटे से जलते रहते हो, कहीं नजर ना लग जाए मेरे बेटे को। हाँ हाँ, जैसे हम तो कुछ है ही नहीं ना। अरे ये लो तुम दोनों भी लड्डू, ऐसा मुंह फुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे ब्रिजेश, आज सुबह सुबह तू यहाँ कैसे, कुछ काम था क्या? ये देखो कैसा दोस्त है मेरा, दोस्त के घर आने पर भी इसको प्रॉब्लम है अब। अरे प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रहा था। अरे आज शाम को तुम्हारे नए बिजनेस की पार्टी है ना, बस उसी के सिलसिले में कुछ बात करनी थी तुमसे। आप लोग गार्डन में बात कीजिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। वैसे आज रोहित भी आ रहा है अमेरिका से वापस। रोहित वापस आ रहे हैं? हाँ, पर तू इतनी क्यों खुश हो रही है? मैं कहाँ खुश हो रही हूँ, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। देखो ना भैया कैसे ये मुझे छेड़ रहा है। अनुज मजाक मत कर, पिंकी खुश क्यों नहीं होगी? आखिर उसकी और रोहित की बचपन की दोस्ती जो है। वही तो क्या, मुझे सब पता है। क्या खिचड़ी पक रही है तेरे और रोहित के बीच में? चुप कर जाओ वरना थप्पड़ मार दूंगी मैं। अनुज, जी जी भैया, ठीक है। जब देखो मस्ती करता रहता है। पर हाँ, अनुज कभी आकाश की बात नहीं टालता। हाँ, ये तो सच बात है। वैसे देखा जाए तो आकाश तेरी पहली पत्नी का बेटा है, लेकिन यशोदा भाभी ने उसे अपने बेटे से बढ़कर प्यार किया है। तीनों बच्चों में कभी लगता ही नहीं है कि कोई सौतेलापन है, इनको किसी की नजर ना लगे। सच कहा, मेरे प्यार भरे इस परिवार को किसी की नजर ना लग जाए। सविता के जाने के बाद मुझे लगा था जैसे आकाश को कभी माँ का प्यार ही नहीं मिल पाएगा, लेकिन यशोदा ने आकाश को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार किया। इसीलिए तो आकाश मुझसे ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा अपनी माँ की बात सुनता है। अगर उसकी माँ कह दे तो वो तो अपनी जान भी दे सकता है। इसीलिए आज मैं तेरे दिल की जान पिंकी की बात करने तुझसे आया हूँ। तू तो जानता ही है कि रोहित और पिंकी बचपन से साथ है और दोनों साथ में खुश भी लगते हैं। रोहित का फ़ोन आया था कि वो पिंकी से शादी करना चाहता है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आज शाम की पार्टी में हम नए बिजनेस के साथ साथ दोनों की सगाई भी करवा देते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इस बारे में एक बार यशोदा से बात करना चाहूँगा। अरे इसमें बात क्या करनी है, रोहित को तो हम बचपन से जानते हैं और पिंकी भाई साहब के घर में बहुत खुश रहेगी। हम आज शाम को ही इनकी सगाई कर देते हैं। तो तय रहा, आज शाम को रोहित और पिंकी की सगाई। लेकिन भाभी जी, पिंकी को मत बताइएगा आप इस बारे में, हम उसे सरप्राइज देंगे। ठीक है भाई साहब,
खुराना परिवार में आज जैसे खुशियों की नई लहर सी उठी थी। आज खुराना अंपायर का नया कारोबार भी शुरू हो रहा था और पिंकी का रिश्ता भी तय होने वाला था, जिससे पूरा घर बहुत ही ज्यादा खुश था। और इसी खुशी की शाम में शामिल होने यशोदा की बहन कामिनी भी इस फंक्शन में आ पहुंची थी। ओ यशोदा, मेरी प्यारी बहन, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? मुझे बहुत खुशी है कि आप आई। कितने दिन हो गए हमें मिले हुए। अरे तू चिंता मत कर, अब मैं कुछ दिन यहीं रुकने वाली हूँ, कहीं नहीं जा रही। अरे बाप रे, मतलब कुछ दिन घर में महाभारत के पाठ होने वाले हैं? अनुज, ऐसा नहीं कहता। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते नमस्ते। मेरा हीरो भांजा कहाँ है अनुज? ये रहा मौसी जी, मैं यहाँ। अरे तू वहाँ क्या कर रहा है? यहाँ देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, और पिंकी के लिए भी। आप आकाश के लिए कुछ नहीं लाई? मैं उसके लिए क्यों लाऊं? वो थोड़ी ना मेरा सगा भांजा है। मौसी जी, ये गिफ्ट मुझे भी नहीं चाहिए। और मैं भी ये सब यूज नहीं करती, आप इसे रख लीजिए। अरे पर दीदी, आप यहाँ आई हैं, लेकिन आकाश के साथ अगर सौतेला बर्ताव करेंगे तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। हाँ ठीक है ठीक है। चलिए आप आराम कर लीजिए, शाम को पार्टी में भी चलना है। यशोदा ने जितना प्यार आकाश को किया था, उतना ही सौतेलापन कामिनी के मन में था। लेकिन यशोदा खुद और उसके बच्चे आकाश के साथ कभी भी ये अन्याय नहीं होने देती थी। शाम की पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, सारे मेहमान भी पहुंच चुके थे, लेकिन पिंकी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्यों इतना सजाया जा रहा है। अरे मम्मी, आपने मुझे इतना भारी सा लहंगा पहनने के लिए क्यों दिया? आज तो नए कारोबार की लॉन्च करने की पार्टी है, मुझे क्यों इतना सजा रही हैं? अरे पार्टी में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मेरी बेटी भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना। हाँ, पर फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पार्टी है। हो भी सकता है कि तेरी ही पार्टी है, हम तुझे बेच भी तो सकते हैं ना। हाँ, वैसे खास मुनाफा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी। अनुज क्यों परेशान करता रहता है पिंकी को? पिंकी बहुत सुंदर लग रही है बहना, सच में। थैंक यू भैया, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो सब लोग जल्दी करो, सारे मेहमान आते ही होंगे। मैं जाकर मेहमानों को देख लेता हूँ। चल अनुज, तू भी चल। अरे भैया, मैं जाकर क्या करूँगा? आप जाइए ना उस बिजनेस की बोरिंग पार्टी में। ठीक है भाई, चल जल्दी आना माँ और पिंकी को लेकर। हाँ हाँ, आता हूँ ना। अरे अनुज, तुझे भी जाना चाहिए था ना। ऐसी बिजनेस पार्टी में जाएगा तभी तो एक दिन बिजनेस संभाल पाएगा। अरे भैया, है ना, मुझे क्या जरूरत पड़ी है बिजनेस संभालने की? अरे ये सब कुछ तेरे पापा का है, आगे चलकर तुझे ही संभालना है। अरे चिल मासी, आकाश भैया सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। हाँ, आप नहीं जानते वो कितने टैलेंटेड है। हाँ दीदी, आकाश बिजनेस में बहुत अच्छा है, सारे बड़े व्यापारी उसे जानते हैं। अरे तभी तो कह रही हूँ कि अनुज को भी जाना चाहिए, आगे चलकर ये बिजनेस अनुज को ही तो संभालना है। हाँ हाँ ठीक है, पर अभी तो चलिए, पार्टी में सब मेहमान आते होंगे। मम्मी, पार्टी में रोहित भी आ रहे हैं क्या? क्यों, तुझे बड़ी चिंता है रोहित की? वो आ रहा है, नहीं आ रहा है? मम्मी देखो ना, ये कैसे मुझे परेशान करता रहता है। अरे क्यों परेशान कर रहा है इसे? चुप हो जा। पिंकी, आज रोहित भी अमेरिका से आ रहा है। ठीक है, मैं अच्छी लग रही हूँ ना मम्मा? अभी तक तो तुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी तैयार होने में, अब अचानक रोहित का नाम सुनते ही क्या हो गया? नहीं, मुझे क्या होगा? तू ना कुछ भी मत बोल। चलो अब लड़ना बंद करो, सब लोग आ गए हैं, चला जा पिंकी। यशोदा पिंकी को पार्टी में ले जाती है, जहाँ पहुँचते ही सब लोग पिंकी को देखकर तालियां बजाने लगते हैं। माँ, ये सब मुझे देखकर तालियां क्यों बजा रहे हैं? ये तुम्हें देखकर नहीं, हम दोनों को देखकर तालियां बजा रहे हैं। रोहित तुम? हाँ मैं। क्यों, तुम किसी और का इंतजार कर रही थी? नहीं, वो मैं। ठीक है, अगर किसी और का इंतजार कर रही थी तो मैं चला जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे पता है, इसलिए आज मैंने पापा से हमारी सगाई की बात कर ली थी। क्या? लेकिन मेरे पापा। वो देखो, तुम्हारे मम्मी पापा सगाई की अंगूठी लेकर आ रहे हैं। माँ पापा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और अनुज, तुझे भी पता था? और आकाश भैया, आपने भी नहीं बताया? अगर बता देते तो तेरे चेहरे पर ये खुशी कैसे देख पाते? अब देख, दोस्त से समधी बनने जा रहे हैं। हाँ, तो भी मैं तुझे परेशान करना तो नहीं छोड़ूंगा।
चलो चलो अब एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ, जल्दी करो। हाँ, तुम दोनों के सगाई के बाद मुझे कुछ अनाउंसमेंट भी करनी है। क्या अनाउंस करना है जीजा जी? आप सबको जल्दी ही पता चल जाएगा। पहले बिटिया की सगाई तो हो जाने दीजिए। हाँ चलो एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। और रोहित और पिंकी एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। दोनों के चेहरे जैसे फूलों की तरह चमक रहे थे। इसी बीच पंकज कुमार ने एक और रिश्ते की अनाउंसमेंट कर दी। यहाँ एक रिश्ता जुड़ रहा है, वहीं मैं और एक रिश्ते की अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ। और वो है मेरे बड़े बेटे का रिश्ता, जो मैं मेरे पुराने दोस्त और बहुत अच्छे बिजनेसमैन की बेटी सिया के साथ तय कर रहा हूँ। इतनी बड़ी बात तुझे जीजा जी ने बताई नहीं यशोदा? बताएंगे भी क्यों? आकाश तेरा सगा बेटा थोड़ी ना है। अरे नहीं नहीं, उनके दिमाग से निकल गया होगा। तू माने या ना माने, लेकिन आकाश रहेगा तो सौतेला ही। आज मैं सिया और आकाश की सगाई करवा रहा हूँ। आओ यशोदा, सब लोग यहाँ आइए। वाह, आज तो सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहा है, क्या बात है। हाँ देख, तू ही अकेला रह गया। देख ले यशोदा, सच में तेरा बेटा अकेला रह गया है। उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। उसकी माँ ही उसके बारे में नहीं सोचती तो। पार्टी में आकाश और सिया की सगाई हो जाती है। सब लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन कामिनी अब भी यशोदा के कान भरने में लगी हुई थी। अरे यशोदा, तू तो बिल्कुल भोली है। तूने पूछा ही नहीं जीजा जी से कि वो आकाश की शादी पहले क्यों करवा रहे हैं, पिंकी की क्यों नहीं? अरे जीजी, पिंकी अभी छोटी है, आप क्यों बात का बतंगड़ बना रही है? मैं कह रही हूँ जीजा जी अपने बेटे आकाश से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो तेरे बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक अनुज के लिए कुछ नहीं सोचा, उसके लिए लड़की भी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि उन्हें बस अपने बड़े बेटी की पड़ी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है जीजी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है। अब कुछ ही दिनों में आकाश की शादी है, मुझे उसकी तैयारियां करनी है। हाँ, उसकी शादी के बाद तो सब कुछ उसका और उसकी पत्नी सिया का हो जाएगा। तेरे बच्चों का तो कोई पूछेगा भी नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जीजी। मेरे पति तीनों बच्चों को बराबर प्यार करते हैं। वो किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। मैं तो तेरी बड़ी बहन हूँ, मेरा काम है समझाना। तुझे अभी से कोई कदम लेना होगा, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। कामिनी की बातें यशोदा के मन में असर करने लगी थी, लेकिन उसका आकाश के प्रति प्यार उसे इन सब बातों से दूर रख रहा था। लेकिन जब आकाश की शादी के वक्त आकाश के पिता ने वो लफ्ज कहे, तब जैसे सब कुछ बदल सा गया। बस अब तो आकाश की शादी हो गई है। अब मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। अब सब कुछ आकाश को सौंप कर मैं चैन से अपना बुढ़ापा जीऊंगा। मैंने कहा था ना, ये सब कुछ आकाश के हाथों में जाने वाला है। तेरे बच्चों को कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। यही वक्त है कहने का। अगर आज तुमने कुछ नहीं कहा तो कभी कुछ नहीं कह पाओगी। अगर मैंने इनसे बात की तो ये मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। मैं आकाश से ही बात करती हूँ। यही सही रहेगा। तूने आज तक उसके लिए कितना कुछ किया है, वो तेरे लिए थोड़ी सी कुर्बानी नहीं दे सकता? यशोदा ने आकाश से बात की कि वो ये सब छोड़कर गांव चला जाए, जहां उसकी सगी माँ का पुराना घर था, जिससे यहाँ उसके बच्चे सब कुछ संभाल सके। माँ, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप प्लीज इस तरह से परेशान मत होइए। तुम अपना हिस्सा लेकर जा सकते हो। और देखो, मैं तुमसे नफरत नहीं करती आकाश, प्लीज मुझे गलत मत समझना। अरे नहीं माँ, मैं आपको कैसे गलत समझ सकता हूँ? आप मेरी माँ हैं। बस मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं और सिया कल सुबह ही गांव के लिए निकल जाएंगे। आकाश ने बिना किसी सवाल किए सिया के साथ जाने का फैसला कर दिया, लेकिन उसके पिता को पता था कि उसका परिवार टूट रहा है। पापा, मैं बस माँ की यादों के साथ कुछ वक्त रहना चाहता हूँ। गांव में नया व्यापार लाकर वहाँ रोजगार लाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि क्या हुआ है, लेकिन मैं यशोदा को समझा सकता हूँ। पापा, आपको मेरी कसम है, आप माँ से कुछ नहीं कहेंगे। आकाश के जाने के बाद जैसे सब कुछ बदल सा गया। जब पिंकी और अनुज को इस बात का पता चला तो उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मम्मी, आपने ये क्या किया? आप तो हम दोनों से ज्यादा भैया से प्यार करती थी ना। आपको पता भी है
जिन्हें आप सौतेला कह रही है वो आपकी बहन के पति के लिए एक नया बिजनेस तैयार करके गए हैं, उसके लिए एक नया घर लेकर गए हैं, और ऐसे भाई को आप सौतेला कह रही हैं। अब जिस बिजनेस के लिए सब कुछ कर रही है ना माँ, वो भैया ने कभी अपने नाम किया ही नहीं। ये देखिए, शेयर्स की रिपोर्ट अनुज के नाम, नया कारोबार अनुज के नाम, नया बंगला अनुज के नाम, और आपने मेरे ऐसे राम जैसे भाई को शादी के कुछ दिन बाद ही घर से निकाल दिया। अगर भैया इस घर में नहीं है तो मैं भी कसम खाती हूँ कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। और अगर भैया नहीं है तो मैं कभी इस कारोबार को नहीं संभालूंगा। मैं अमेरिका जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तुम दोनों अपनी माँ के साथ ये सब कैसे कर सकते हो? और आप हमारे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उन्होंने बचपन से हमें इतना प्यार किया, हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। सौतेलापन उन्होंने नहीं, माँ आपने निभाया। जब यशोदा के अपने बच्चों ने उसका साथ छोड़ दिया तो उसकी आत्मा उसे कुरेदने लगी। उसका पूरा घर बर्बाद हो चुका था। पिंकी ने उससे बात करना छोड़ दिया और अनुज कई महीनों से अमेरिका में था, जो कभी वापस नहीं आना चाहता था। लेकिन माँ की ऐसी हालत आकाश से देखी नहीं गई और वो उससे मिलने चला आया। माँ आप ठीक तो है? आकाश तो आ गया बेटा, मुझे माफ कर दे। देख तेरे जाने के बाद क्या हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। हमारा हंसता खेलता परिवार टूट गया और ये सब कुछ मैंने किया अपने हाथों से। तुम चिंता मत करो माँ, मैं अनुज को अपने साथ लाया हूँ। अनुज अंदर आओ। पिंकी तुम भी। तुम दोनों आ गए, पर यही मेरी सजा है। नहीं माँ, आज के बाद ये दोनों तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, मैंने इन्हें समझा दिया है। नहीं, मुझे ये दोनों नहीं, मुझे मेरा लाडला बेटा चाहिए। आकाश तू घर वापस आ जा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे हमारा मंदिर जैसा घर वापस चाहिए, तू वापस आ जा। माँ मैंने आज तक आपकी कोई बात टाली है। तुझे गुस्सा नहीं आ रहा कि मैंने तेरे साथ सौतेलो जैसा बर्ताव किया? माँ आप यशोदा माँ है, जिसने एक पराये बेटे को इतना प्यार किया। एक बेटा अपनी माँ से कैसे नाराज हो सकता है? मैं ही मूर्ख थी जिसने अपने सोने जैसे बेटे को इतना बड़ा दुख दे दिया। सिया तुम भी मुझे माफ कर दो बहू। नहीं माँ, मैं तो खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा मंदिर जैसा ससुराल मिला है। मैं वादा करती हूँ मैं इसे कभी भी टूटने नहीं दूंगी। अब लग रहा है हमारा असली परिवार। अनुज, वो कामिनी मौसी जी का क्या करना है? उनके साथ वही होगा जो हम बचपन में करते थे। उन्हें बाहर भेजकर दरवाजा बंद। हाँ, पर इस बार हमेशा के लिए। सही है भाई। यशोदा के पश्चाताप के बाद पूरा परिवार एक हो गया। जैसे राम जी वापस आने से पूरी अयोध्या झूम उठी थी, ठीक वैसे ही खुराना परिवार में भी खुशियां वापस आ गई। और कामिनी, इसका क्या हुआ? तो उसके लिए खुराना परिवार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। तो आइए हम सब भी अयोध्या में अपने राम जी की वापसी की खुशियां मनाते हैं और प्रेम से कहते हैं जय सिया राम।